नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की यूपी प्रभारी है और ये बात जगजाहिर है कि किस तरह से दशकों से कांग्रेस यहां उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर है। कांग्रेस का यहां पर वनवास चल रहा है। ऐसे में अब प्रियंका गांधी वाड्रा कभी प्रयागराज के जरिए, कभी सहारनपुर के जरिए और आज मथुरा पहुंचकर जमकर वो मोदी सरकार को घेरती हुई नजर आई। हर संभव तरीके से मोदी सरकार को कोसती हुई नजर आई। दरअसल एक आंख प्रियंका गांधी की जो किसानों के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ माहौल है उसे भुनाने पर लगी हुई है, तो वहीं दूसरी आंख से जो सिंहासन है मिशन 2022 के तहत उस पर टिकी हुई है। कैसे सिंहासन पर काबिज हुआ जाए? ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये कि आखिरकार प्रियंका गांधी की भक्ति कांग्रेस को कितनी शक्ति दिलवा पाएगी और किसान और भगवान कांग्रेस पर कितना मेहरबान हो पाएंगे। आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। ऐसे में प्रियंका गांधी की इस मंदिर पॉलिटिक्स के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल जैसे कि प्रियंका की भक्ति में कितनी शक्ति। जी हाँ, जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा भक्ति दिखाती नजर आ रही है, तमाम मंदिर में जाती नजर आ रही है, ऐसे में वाकई में कितनी श्रद्धा उनमें, उनकी इस भक्ति में कितनी शक्ति। प्रियंका का प्रयास यूपी में खत्म करेगा क्या कांग्रेस का वनवास? क्या किसान और भगवान करेंगे कांग्रेस की राह आसान? क्योंकि दशक हो चुके हैं, कई दशकों से कांग्रेस जिस तरह से यूपी की सत्ता से बाहर चल रही है, ये वनवास है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में 22 के वास्ते क्या यूपी में कांग्रेस चली धर्म के रास्ते? कांग्रेस की भक्ति वाली गेंद क्या बीजेपी के वोट में लगा पाएगी सेंध? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल और ऐसे में इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज इस चर्चा में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता समीर सिंह जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। सपा के पूर्व मंत्री मोहम्मद अब्बास हमारे साथ इस समय उपस्थित है, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आनंद वर्धन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी, आज आप ही के साथ। प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरह से फ्रंट फुट पर आते हुए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पताका फहराने के मकसद के साथ पुरजोर कोशिशों में जुटी हुई नजर आ रही है। भगवा इमेज को यहां पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उसे मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। सीधा सा सवाल, प्रियंका गांधी की भक्ति में कितनी शक्ति नजर आती है? शिल्पा जी, ये जो शब्दों की तुकबंदियां हैं, ये आपको मुबारक, आपके अपने मीमांसाएं हैं। इन मीमांसाओं में अगर कहीं कोई नेगेटिविटी भी है या पॉजिटिविटी है तो हम दोनों चीजों को धनात्मक ऊर्जा से लेते हैं। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। आपकी मीमांसाओं का स्वागत, धनात्मक ऊर्जा के साथ स्वागत। दो चीजें मैं आपको बड़ी स्पष्ट कहता हूं। हम जनता के मुद्दों के लिए, जनता के हितों के लिए लगातार लड़ते आ रहे हैं। जनता ने चाहे हमें आशीर्वाद दिया या नहीं दिया, वो अपनी जगह पर है, लेकिन निश्चित तौर पर हम जनता के मुद्दों के लिए लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। आपने सहारनपुर की किसान पंचायत से पहले शाकुंभला देवी जी का तो आपने वर्णन कर दिया, आपने जिक्र कर दिया, लेकिन उसके बाद वो एक मजार पे भी गई थी। उसके बाद मुजफ्फरनगर में गई तो मुजफ्फरनगर में किसी मंदिर मस्जिद में तो गई नहीं। उसके बाद बिजनौर गई थी तो किसी मंदिर मस्जिद में नहीं गई थी। और उसके बाद अगर क्या नाम मौनी अमावस्या थी और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता बगैर जनेऊ के दर्शन करते हैं, या क्या नाम पूरा मंत्रिमंडल इनका गंगा में डुबकी लगाता है, तब तो वो कोई खबर नहीं बनती, वो कोई भक्ति की शक्ति नहीं होती है। लेकिन श्रीमती प्रियंका गांधी जी अगर मौनी अमावस्या में मौन रह करके वो गंगा में डुबकी लगाती हैं तो वो आ जाता है कि सब हम धर्म के सहारे राजनीति कर रहे हैं। सच बात यह है कि धर्म के सहारे जो लोग राजनीति कर रहे हैं, भगवान राम जिनके लिए आराध्य का विषय नहीं है, राजनीति का विषय है, भगवान श्री राम जिनके लिए वोट का विषय है, भगवान श्री राम जिनके लिए चंदे का विषय है, उनसे प्रश्न न करके उन लोगों से प्रश्न किए जाते हैं जो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम के देश में रहते हैं और इस बात को मानते हैं। हम तो किसान की राजनीति और किसान के हक के लिए 1 से लेके 1000 तक लड़ेंगे। जब किसान आंदोलन नहीं भी था तो आपको याद होगा
कि मिर्जापुर की बगल में जब 10 किसानों का नरसंहार कर दिया था भारतीय जनता पार्टी के शासन में, तब भी श्रीमती प्रियंका गांधी जी वहां गई थी और 2 दिन तक उनको हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तब तो कोई किसान आंदोलन नहीं था, तब तो वो किसी मंदिर में नहीं गई थी। तो मेरा ये कहने का भाव है कि भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक लोग हैं, जो एक नैरेटिव बनाते हैं, उस नैरेटिव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो लोग नैरेटिव बनाते रहे, वो नकारात्मक राजनीति करते रहे, हम सकारात्मक राजनीति करेंगे। अभी मैं किसी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि साहब हम पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं और फुल टाइम पता नहीं क्या करते हैं, अंदर हम टोपी लगाते हैं, बाहर हम टीका लगाते हैं। तो आप लोगों को भाई एक बात बताइए, आप जी जिसने भी कहा, तो मैं एक चीज कहता हूं, लोगों से एक चीज पूछता हूं कि आप शुरुआत से लेकर के भगवान श्री राम के नाम को बेच करके पॉलिटिक्स में कर रहे हैं। उनके नाम पर आपने वोट लिए, उनके नाम पर आपने तमाम दंगे किए, उनके नाम पर तमाम देश में आप दुर्गा और राम को लड़ाने का बंगाल में काम कर रहे हैं, और दुर्गा के लिए कह रहे हैं कि ये कौन है पता नहीं, उनके दिलीप घोष कह रहे हैं, और कह रहे हैं भगवान श्री राम तो राम थे ही नहीं, वो तो राजा राम थे। मंदिर नहीं बन रहा है, महल बन रहा है। इस पर जवाब कोई किसी से नहीं मांग रहा। एक बहस इस पर शिल्पा तोमर ने नहीं की। मैं आपको बताऊं, अगर एक बार पूछ लीजिए कि भगवान श्री राम को ये राजा राम मानते हैं जो महल बनवा रहे हैं, ऐसा दिलीप घोष ने कहा। हम तो मानते हैं मंदिर बनवा रहे हैं। सर, आज चर्चा बंगाल में कौन क्या कह रहा है उस पर नहीं हो रही। जिस दिन होगी उस दिन हम आपको जरूर इनवाइट करेंगे। लेकिन समीर सिंह, जरा ये बताएं। चलिए ठीक है, लौटूंगी सर आपके पास। समीर सिंह बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर जी, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जो तमाम कोशिशें हो रही है 2022 के लिहाज से हो, चाहे किसी भी लिहाज से हो, चाहे किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह से वहां पर किसानों के बीच में आप लोगों के खिलाफ गुस्सा है, उसे भुनाने के लिहाज से हो, लेकिन राजनीति अगर कांग्रेस कर रही है, अपने तरह से राजनीति कर रही है, तो आप लोगों को इसमें पाखंड क्यों नजर आ रहा है? शिल्पा जी देखिए, हमें कहीं पाखंड नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है कि कांग्रेस के नेता पाखंड कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता पाखंडी हैं। अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था, राम के नाम पर चंदे की बात, राम के नाम पर राजनीति की बात। आपने तो देश को बेचने का काम किया, आपने तो देश को गिरवी रख दिया, आपने तो चाइना और पाकिस्तान से भी देश विरोधी गतिविधियों में समझौता कर लिया और चंदा ले लिया। मैं इन सब बातों पर नहीं जाता, मैं प्रियंका गांधी पर आता जी। देखिए, प्रियंका गांधी आज से नहीं, बहुत पहले से रायबरेली और अमेठी में प्रचार करते आई हैं। रायबरेली और अमेठी की क्या दशा हुई, उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या किया, ये उत्तर प्रदेश जानता है, देश जानता है। राहुल गांधी को अमेठी छोड़ के वायनाड जाना पड़ा, जहां पीएफआई का सहारा लेके किसी तरह से राहुल गांधी सांसद बन पाए। रही बात उत्तर प्रदेश की, और अभी सफाई दे रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता की, साहब आपने मथुरा के चंदन और टीके पर क्यों डिबेट कर दिया? अरे आप जब केरल में जाती हो तो क्रॉस पहनती हो, उत्तर प्रदेश के मंदिर में जाती हो तो माला पहनती हो, उत्तर प्रदेश की जनता को भरमाने के लिए। ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि देश का विकास मोदी जी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश का विकास योगी जी कर रहे हैं। अभी ये मिर्जापुर की बात कर रहे थे, अभी रावण की तरह हंस रहे हैं। अभी मिर्जापुर की बात कर रहे थे, पूछिए उनसे सोनभद्र में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसने जमीन कब्जा किया था, जिसने गोली चलाया था, आप व्यक्तिगत हमला करेंगे तो आपको परेशानी हो जाएगी। मारा था, आप रावण के 10 सर की तरीके से झूठ बोल रहे हैं। सोनभद्र आप इतने झूठे, अहंकारी और अभिमानी इंसान हैं कि हम रावण की तरीके से आपको हंसते दिखाई दे रहे हैं। आपके बयानों पर हमें अच्छा लग रहा है तो हम हंस रहे हैं। आपको दिक्कत क्या है, उसमें भी आपको अहंकार दिखाई दे रहा है। कोई आपके बयानों पर पूरे देश को आप रुला दे रहे हैं। अगर हम उस रोने में भी हंस रहे हैं तो आपको उसमें भी परेशानी। चेहरा बेनकाब हो गया है सुरेन जी, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया। हमारा चेहरा तो पहले से बेनकाब
कोसेगी, कांग्रेस बीजेपी को कोसेगी, लेकिन ये जनता को तय करने देते हैं। चलिए ठीक है, जनता इस बात को तय करेगी किसके चेहरे पर नकाब है, किसके चेहरे पर नहीं, ये जनता को तय करने दीजिए। प्लीज एक दूसरे पर इस तरह से ब्लेम गेम यहाँ पर मत खेलिए। हमारे साथ सपा सरकार से पूर्व मंत्री मोहम्मद अब्बास भी समय जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अब्बास जी, 2022 की पुरजोर तैयारी यहाँ पर तमाम दलों की तरफ से देखी जा रही है। फिलहाल समाजवादी पार्टी कहाँ स्टैंड करती हुई? जो चेहरे जमीन कब्जे में शामिल थे, जो जेल गए, उनको समाजवादी पार्टी। ठीक है समीर जी, और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उन्हें भी सुन लेते हैं। लौटूंगी आपके पास। समाजवादी पार्टी जी 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है जी। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं हाँ। कि जब भी कोई विपक्ष का आदमी प्रदेश में जाता है तो उसे आडंबर और ढकोसला बताते हैं, क्योंकि इनका बड़ा प्रचार है विपक्ष भड़का रहा है। 100 रुपए लीटर तेल ना होता अगर विपक्ष ना भड़काता। स्मृति ईरानी जी बेचारी गैस का सिलेंडर रख के आ जाती थी। किसान जो बैठा हुआ है विपक्ष भड़का रहा है। नीरव मोदी और काला धन सब वापस है, पर मोदी जी को भड़का देते हैं विपक्ष के लोग। तो कोई अपने धर्म को जाए, सर्वधर्म स्वभाव का ये मुल्क है, कोई मंदिर में भी जा सकता है, मजार पे भी जा सकता है। लेकिन बड़ा अजीब विडंबना है कि सत्ता में बैठे हुए लोग ने नए नियम प्रतिपादित कर दिए हैं। कोई आदमी, विपक्ष का आदमी मंदिर में जाए तो ढकोसला, ये करे तो राष्ट्रभक्ति जी, कोई और करे, किसानों को जाए तो देशद्रोही कहलाए, भारतीय जनता पार्टी करे तो ये घोर राष्ट्रभक्त। जबकि सारी दुनिया देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के हितों की रक्षा करने के लिए चल रही हैं। 2022 नजदीक आ रहा है, ये दौरा चलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की लगातार कार्यक्रम है। तो कांग्रेस तो इस समय फुल फॉर्म में नजर आ रही है, प्रियंका गांधी फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी की कितनी तैयारी 22 के मद्देनजर? देखिए, प्रियंका गांधी जी राजनीतिक दल की, एक बड़े राजनीतिक दल की महासचिव है। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है क्या नहीं, मैं उस पर कोई टिकट टिप्पणी नहीं दूंगा, लेकिन उन्हें पूरा अधिकार है कि जब केंद्र में बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह का जुल्म और जाति का शासन करे तो वो भी एक विपक्ष की पार्टी होने के नाते उन्हें सड़कों पर आना चाहिए। वैसे तो समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से सक्षम है, लेकिन हम सभी का स्वागत करेंगे कि जुल्म को जुल्म और जालिम को जालिम कहने की ताकत हो और सब मिलकर ऊपर सड़क पाए, ताकि जुल्म और जालिम का दोनों का समूचा नाच 2022 में हो और गरीब गुरबा, किसान, नौजवान, बेरोजगार सबकी उम्मीदों की सरकार आए। और 2022 में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जैसे चैन की बंसी हर समाज ने 2012 से 2017 ठीक है, उसके लिए हमें करना होगा 22 का ही इंतजार। चलिए ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आनंद वर्धन भी जुड़े हुए हैं। आनंद जी, प्रियंका गांधी के इस मंदिर पॉलिटिक्स पर इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ है, इतना घमासान क्यों मचा हुआ है? बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी तो कह देते हैं ये तो सीधे तौर पर पाखंड की राजनीति कांग्रेस की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से की जा रही है। अरे भाई, पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव सर पर है, तो करेंगे नहीं क्या? राजनीतिक दल अगर राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा? भाई, ये जो आपने अपने प्रश्न भी किया और उत्तर भी किया, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 7 एमएलए की पार्टी है। उससे बड़ी पार्टी अपना दल है जिसके 9 एमएलए हैं। मैं इसको इस रेफरेंस से बताना चाह रहा हूं कि वो इतनी छोटी पार्टी होने के बाद भी आज बीजेपी के निशाने पे, चाहे उनका कोई सबसे बड़ा नेता हो चाहे सबसे छोटा नेता हो, राहुल गांधी उनको कहीं ना कहीं दिक्कत करते हैं। क्योंकि राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं, उसका पूरा बीजेपी का जो तंत्र है वो टूट पड़ता है उनके ऊपर। इसमें कहीं कोई, और ये लोकतंत्र की अच्छी बात है। जहां तक रही बात उत्तर प्रदेश की, प्रियंका गांधी अपने मुद्दे उठा रही हैं और जैसा अब्बास साहब ने कहा कि भाई हर एक पॉलिटिकल पार्टी को यह हक है कि वो अपनी बात कहे और उसको स्पेस मिले या ना मिले। मेरा सिर्फ इसमें एक चीज कहना है कि कांग्रेस को थोड़ा अपना होमवर्क इस समय करने की जरूरत है। जैसे मैं अभी प्रवक्ता को भी देख रहा था, कांग्रेस प्रवक्ता, आप जो हो क्या रहा है कि नैरेटिव बीजेपी तय करती है और ये उसी पिच पे खेलने लगते हैं। आज देश में जरूरी है कि आप किसान की बात करें, आप बेरोजगारी की बात करें और महंगाई की बात करें। राम मंदिर तो बन ही रहा है, जो भी हिंदू है चाहे वो किसी भी पार्टी में, वो जाके वहां माथा तो टेकेगा ही, चाहे मैं आप, चाहे सुरेंद्र राजपूत जी हो, चाहे कोई भी पार्टी का हो, और अगर वो हिंदू है तो वहां जाएगा ही, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन आप अगर उसी राम जन्मभूमि और उसी नैरेटिव में फंसेंगे तो राम जन्मभूमि के वोट आज, कल और परसों भाजपा को ज्यादा मिलेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय ही नहीं। तो मेरा कहना यह है कि आप उनके बनाए नैरेटिव में मत फंसिए। आप आज बात करिए किसान की, आप बात करिए बेरोजगारी की, आप बात करिए महंगाई की।
और वो इसलिए करिए कि यू हैव नथिंग टू लूज, जिसको बोलते हैं। आप 7 एमएलए हैं, आप 1985 में आपके बाद आपकी सरकार नहीं बनी है। आप अगर पुरानी फिगर देख लें तो 7, 28, 22, 25, 33, 28, यही सब आप पिछले करीब 30 साल से आपका ये फिगर रही है। तो यू हैव नथिंग टू लूज। दूसरा, अपना घर थोड़ा ठीक कर लीजिए, क्योंकि ये भी कांग्रेस को देखने की जरूरत है कि उनके यहाँ के 2 इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत से लोग सलीम शेरवानी क्यों छोड़ के जाते हैं सपा में? हाँ। सलीम शेरवानी भाई 2 लाख से ज्यादा वोट पाए थे। अनु टंडन जो उनकी एक बहुत पुरानी वो थी, वो क्यों छोड़ के जाती हैं सपा में? हाँ। तो कांग्रेस को एक तरफ प्रियंका गांधी को, जो जिसको कहते हैं कि बाहर लोगों को जन जागरण करना है, हाँ। लेकिन अगर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कुछ करना है तो उसको अपना घर भी ठीक करना जरूरी होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये जरूरी है। ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। जिस तरह से तमाम तथ्य आनंद वर्धन रखते नजर आए हैं, आप किस हद तक सहमत हैं? आनंद वर्धन जी का मैं धन्यवाद अदा करूंगा कि इन्होंने जो मीमांसा की है बड़ी ही तथ्यपरक की है, अपने हिसाब से की है। इसमें हम कुछ चीजों से सहमत है, कुछ चीजों से असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इनके विश्लेषण ने हमें एक धनात्मक ऊर्जा दी है। हम बहुत स्पष्ट रूप से बताएं आनंद वर्धन जी को कि हम कतई किसी ना राम की पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं, ना राम जन्मभूमि की पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं, और ना ही हम उनके नैरेटिव पर चल रहे हैं। आप इस चीज को देखें, जब से श्रीमती प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी हैं, तब से सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दों पर उन्होंने राजनीति की है। जनता के मुद्दों पर वो आई हैं, चाहे वो हाथरस की लड़की का मामला हो, चाहे उन्नाव के रेप कांड का मामला हो, चाहे उम्भा की घटना हो, और चाहे वो इस समय किसानों की पंचायतें हों, और चाहे वो लखनऊ में तमाम धरने और प्रदर्शन हो। इस समय मैं आपको बताऊं, आप मुझे बता दीजिए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी अगर पिछली उसमें, चाहे वो अपना कोरोना काल में हो, और चाहे कोरोना काल से पहले में हो और या उसके बाद में भी हो, तो आप किस मुद्दे पर नहीं लड़े और किस मुद्दे पर वो सड़क पर नहीं दिखाई दिए। सच बात यह है कि हम निश्चित तौर पर, जो आनंद वर्धन जी ने कहा, हम उससे सहमति रखते हैं। हम बिल्कुल भी, धर्म हमारा निजी आस्था का विषय है, धर्म हमारा सार्वजनिक जीवन का विषय नहीं है, राजनीतिक जीवन का विषय नहीं है। हां, भारतीय जनता पार्टी चूंकि पाखंड की राजनीति करती है, तो उसको सिर्फ जवाब देना हमारे लिए जरूरी है। अगर जवाब नहीं दीजिए तो ये लोग ये कहते हैं कि साहब ये डर करके तभी रंग ला पाएंगी। प्रियंका गांधी की ये कोशिशें तभी रंग ला पाएंगी जब आपकी नींव मजबूत से मजबूत होगी। जिस बात का जिक्र आनंद वर्धन जी ने भी किया, यानी कि आपको अपने घर को इतना मजबूत करना होगा, तभी तो प्रियंका गांधी बाहर जाकर जब तमाम चीजों को अपने फेवर में करने की कोशिश करेंगी तो उनको बैक सपोर्ट मिल पाएगा। बिल्कुल आनंद वर्धन जी की बात को हम पूरी तरीके से नोट किए हैं। आनंद वर्धन जी की बात से सहमति है हमारी कि हमारा घर भी, और हम अपने घर को, हम आनंद वर्धन जी को और आपको दोनों को ही बताना चाहते हैं कि इस वक्त हमारी जो हम लोग जो अपने संगठन की राजनीति कर रहे हैं, गांव-गांव में हमारा संगठन बन रहा है। 1,08,000 गांवों में और 51,000 पंचायतों में हम लोगों ने जो अपने आप के अपने सारे नेताओं को भेजा है। संगठन सृजन का जो कार्यक्रम चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के संगठन की मजबूती के लिए चल रहा है, ये हम आपके सामने कह रहे हैं। और हम बहुत जल्दी ही कहीं ना कहीं जो है अपने प्रत्याशियों की भी घोषणा कर देंगे। एक बात मैं और कहना चाह रहा था शिल्पा जी, 30 सेकंड में। अभी श्री समीर सिंह जी ने कहा, सच बात यह है कि श्री समीर सिंह जी की बात से मैं पूरी तरीके से असहमति है। आज देश को जिस तरीके से बेच दिया, रेल भी बेच दी, तेल भी बेच दिया, निजी क्षेत्र को पूरा के पूरे जो हमने बनाया था कांग्रेस ने 70 सालों में, वो नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया। एक बात, चीन के साथ इन्होंने अपनी संप्रभुता पे कहीं ना कहीं समझौता किया। चाय की राजनीति, डिनर डिप्लोमेसी करके इन लोगों ने देश की सीमाओं को असुरक्षित किया। लाहौर में बगैर बुलाए जाकर के नरेंद्र मोदी जी जो हैं भारत देश की संप्रभुता को वहां पर गिरवी रखा है, और ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने सिक्किम को भी हिंदुस्तान में मिलाया, गोवा को भी हिंदुस्तान में मिलाया और देश को भी आजाद कराया। और वो लोग हमें दिखा रहे हैं जिन लोगों ने गोवर्धन पर्वत को बचाकर रखिएगा, कहीं वो भी बेच न दिया जाए। समीर सिंह, क्या आप प्रियंका गांधी की इस आंधी से फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत में डरे हुए हैं? देखिए शिल्पा जी, उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी आंधी है प्रियंका वाड्रा की, ये उत्तर प्रदेश ने देखा है। 2017 की विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस कहां खड़ी है?
2019 की लोकसभा में कांग्रेस कहां खड़ी है? राहुल गांधी को अपनी सीट बचाने के लिए वायनाड जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि साहब हम गोवर्धन पर्वत बेच देंगे। मथुरा राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर है। प्रियंका वाड्रा ये देखने गई थी मथुरा में, कार्यक्रम करने नहीं गई थी। उनका कार्यक्रम उठा के देख लीजिए, कुर्सियां खाली थी, मंच पर सिर्फ नेता थे, जनता का समर्थन नहीं है, किसानों का समर्थन नहीं है। वो देखने गई थी कि गोवर्धन पर्वत हम जब सरकार में कभी आएंगे तो बेचेंगे अपने पति को, रॉबर्ट वाड्रा को। हरियाणा की जमीनें किसने खरीदी? रॉबर्ट वाड्रा आज भी मुकदमा झेल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किसको अभी जारी किया है? राहुल गांधी और सोनिया गांधी को। जो परिवार राहुल गांधी और सोनिया गांधी, उनके नेता और पूरा परिवार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कृपा पर राजनीति कर रहा है, और देश बेचने का इससे बड़ा उदाहरण क्या मिल सकता है? चलिए ठीक है, कुल मिलाकर आपको यहाँ कांग्रेस से तो डर बिल्कुल नहीं लग रहा है। ऐसे में मोहम्मद अब्बास, क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी को डरने के लिए मजबूर कर पाएगी? आप लोगों की इतनी तैयारी है, उस हद तक तैयारी है? जानता है कि देश को कौन बेच रहा है। मोहम्मद अब्बास, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम लगातार हैं, और भारतीय जनता पार्टी अगर किसी से खौफ खाती है, थर-थर कांपती है, डरती है और पुलिस को आगे करती है, तो सिर्फ अखिलेश यादव जी का नेतृत्व है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बूथ बूथ पर मजबूती से खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी नीतियां हो, नौजवान विरोधी नीतियां हो, व्यापारी विरोधी नीतियां हो, हर नीति का विरोध समाजवादी पार्टी सड़कों से लेकर सांसद विधानसभा तक कर रही है। ठीक है। पार्टी पूरी तरह सक्षम है। बूथ स्तर तक कार्यकर्ता को चाक चौबंद करने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। चलिए, ये आप लोगों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता का इस पर क्या मानना है, जनता क्या सोचती है, ये तो 2022 में मैं अपनी बात पूरी कर लूं, हो ही जाएगा। जल्दी से सर, मुझे ब्रेक पर भी जाना है। भारतीय जनता पार्टी, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी कब्र की कील में, आखिरी ताबूत में आखिरी कील लगाने का काम कर रही है। किसान विरोध का काम कर रही है, बेरोजगारों को सताने का काम करी है। उत्तर प्रदेश में हाहाकार है, सिर्फ लूट और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बलात्कार। एमएलए से लेकर सांसद जिस तरह से महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपराध कर रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, हाथरस की घटना हो, चाहे शाहजहांपुर की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, थानों के अंदर। चलिए ठीक है, तमाम घटनाएं आपके द्वारा गिनवा दी गई है, लेकिन ऐसे में अंतिम फैसला तो जनता के हाथ में रहेगा। आनंद जी, आपके पास आते हुए जरा मुझे ये समझाए, जिस तरह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान है, ऐसे में 2022 का टारगेट ये कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? क्योंकि इतने दशकों का जो सूखा है वो यूं ही भर पाना इतना आसान नहीं होने वाला। जी, मैं इसमें दो चीजें स्पष्ट कर दूं। मेरे हिसाब से अभी उत्तर प्रदेश में एक अभी पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं अगले 2 महीने में। हाँ। और वो शायद एक प्रीलिम्स है, या वो एक, क्योंकि वो बहुत सी चीजें डिसाइड करने जा रहा है। क्योंकि अगर उस चुनाव में जैसा पंजाब में हुआ, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, और जनरली जो सरकार जिसकी रहती है उसी के लोग ज्यादा जीतते हैं नगर निकाय में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से एक तरफा वोट मिला है कांग्रेस को, तो वो कांग्रेस के पक्ष से ज्यादा मुझे लगता है कि वो बीजेपी के गुस्से का वोट है। मतलब वो जो लोगों ने गुस्से में आके कांग्रेस को वोट कर दिया है। हाँ। अब उस तरह का माहौल अगर उत्तर प्रदेश में पंचायत इलेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे 2-3 ऐसे मुद्दे हैं, जो एक मुद्दा तो किसान वाला है, वो बड़ा मुद्दा है। और वेस्टर्न यूपी में जिस तरह से हमने देखा है, अभी जिस तरह से दिख रहा है कि बहुत से लोग जिनका बहुत वजूद नहीं रह गया था, उनको जिस तरह से हाथों हाथ ले रहे हैं किसान, और बहुत से जो स्टैब्लिश जाट नेता हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, जो स्टैब्लिश जाट नेता हैं सरकारी पार्टी में हैं, उनको अपने गांव में और अपनी खाप पंचायत में घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो हम और आप रोज देख रहे हैं। अब इसका पूरी उत्तर प्रदेश में ये कहां तक पहुंचा है, ये अभी कोई किसी के, मतलब ये बहुत किसी के लिए कहना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन एक चीज मुझे लग रही है कि सपा को भी अपना होमवर्क, अगर सपा को जो कहती है कि मैं सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी में, 49 इनके आपके एमएलए हैं, हाँ। लेकिन सपा ने अपनी तरफ से, मैं जहां तक देख रहा हूं, अभी तक कोई प्रोएक्टिव होकर काम नहीं किया। ठीक है, आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, किसी को भी अगर बीजेपी से गुस्सा है तो उसको आपके ही पास आना है। जो भी लोग आ रहे हैं टूट टाट के, वो सपाही के पास आ रहे हैं, क्योंकि सपाही इस समय ऑल्टरनेटिव के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन उसमें एक चीज और देख लीजिए कि मेरे हिसाब से जो सपा का एक बड़ा वोट बैंक था,
और वो मैं उसको इसलिए कह रहा हूं कि जो अल्पसंख्यक था, मैं इसको इसलिए मानता हूं कि मैं इसको सार्वजनिक रूप से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मोहम्मद आजम इस समय जेल में है, और वो किस वजहों से जेल में, उनके लड़के ने क्या किया था क्या नहीं किया था, इससे बहुत बड़ी बड़ी चीजें लोग कर चुके हैं। लोग बेल पे 302 के मुकदमे पर रहे हैं, लोग तड़ीपार हो चुके हैं। ठीक है। लेकिन मोहम्मद आजम के बीवी, वो और उनका लड़का, पार्टी उनके पीछे खड़ी हुई नहीं दिखाई दे रही। तो मुझे ऐसा लगता है, जिन लोगों के बीच में घूमता हूं, कि पार्टी अगर आज उनके पीछे नहीं खड़ी है, जैसा लग रहा है, पार्टी ने कोई आंदोलन कोई नहीं, तो वो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जब इलेक्शन आएगा तो सपा को भी हो सकता है भुगतना पड़े। ठीक है, मोहम्मद अब्बास क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के साथ खड़ी है, हर मामले में साथ खड़ी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 2 बार रामपुर जा चुके हैं, और चूंकि मामला सब न्यायालयों में विचाराधीन है, और भारतीय जनता पार्टी है कि हमारा आमना सामना न्यायपालिका से कराया जाए। बिल्कुल हमें न्यायपालिका में विश्वास है। आजम खान साहब के साथ पूरी पार्टी चट्टान की तरह खड़ी है। अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रही हूँ समीर जी, आप ही के पास आ रही हूँ। लगता है कुछ टेक्निकल एरर है, आवाज इको होकर आ रही है मोहम्मद अब्बास की। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा इस टेक्निकल एरर को जल्द से जल्द दूर करें। तब तक समीर सिंह के पास जाते हुए, समीर जी, ये बीजेपी के खिलाफ गुस्सा जो सीधे सीधे कांग्रेस की तरफ मुड़ता हुआ, क्या अब भी आप लोगों को नहीं लग रहा कि किसान आंदोलन का जल्द से जल्द अब कोई समाधान निकाल लेना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए? देखिए शिल्पा जी, मैं पहले भी कहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि किसान आंदोलन इसको मत कहिए। ये कुछ चंद लोगों का आंदोलन है, चंद राजनीतिक दलों के द्वारा उसको प्लांट किया गया आंदोलन है। आप देखिए, देश के सबसे बड़े कृषि प्रधान राज्य कौन से है? उत्तर प्रदेश है, पंजाब, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, बिहार है। इन बड़े राज्यों में कहीं भी किसान आंदोलन नहीं है। उत्तर प्रदेश के वो 2-3 जिले आप कह सकते हैं, बागपत, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद के कुछ हिस्से में, जहां के लोग धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस बड़ी चालाकी से किसानों के नाम की, कहीं आप कॉन्फिडेंस के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार ना हो जाए। समीर सिंह साहब, समीर सिंह साहब, बात पूरी हो जाए। आप इनका अपमान कर रहे हैं। शिल्पा जी, बात पूरी हो जाए। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की चौधरी चरण सिंह जी, महेंद्र सिंह जो काम किया, देश की सरकार ने जो किसानों के लिए काम किया, आप अपमान कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा किसानों के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। अरे आप तो पहले ये बता दो, 5 साल में क्या किया? शुगर मिल और बसपा ने बेच दिया उत्तर प्रदेश की। एक भी शुगर मिल चलाई हो तो बता दो। किसान सम्मान निधि किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। गन्ना मूल्य भुगतान 1,24,000 करोड़ रुपया हमने किया। 4 शुगर मिलें हमने चलाई। 36,000 करोड़ रुपया का कर्जा हमने माफ किया। 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा, गन्ना मूल्य के बकाये पे बात करेंगे आप? भुगतान किसने किया ये बता दो। आपने कितना गन्ना मूल्य का जो बकाया अभी भी बचा हुआ है, उस पर बात करेंगे। और अगर आपने इतना ही सब कुछ किया है, मैं बार बार आपसे वही सवाल करूंगी, तो फिर आप किसानों को उठवा क्यों नहीं पा रहे? आप लोग इनके आंदोलन को खत्म क्यों नहीं करवा पा रहे? क्यों आखिरकार ऐसे मौका दे रहे हैं विपक्षी दलों को बार बार निशाने पर लेने का? बार बार जिस तरह से आपके खिलाफ माहौल हो रहा है, आखिरकार उस पर विराम लगा दीजिए, इन किसानों की समस्या का समाधान कर दीजिए। यादव ये बताएं कि उन्होंने अपनी सरकार में किसानों के लिए क्या किया था? उनका हिसाब किताब जनता ने कर दिया है। अब आपके हिसाब को जनता पूछेगी, आपको अब जवाब देना होगा। अखिलेश यादव के पास कितने धान और गेहूं खरीदे थे किसान के? अखिलेश यादव जी नहीं बता सकते, उनके पार्टी के नेता नहीं बता सकते। अखिलेश यादव जी को रिजेक्ट कर दिया गया ना 2017 में, आप लोगों को लेकर आए थे समीर सिंह। अब ऐसे में आप जवाब दें कि आप लोग अब क्या कर रहे हैं, और किसान पीछे आपने क्या किया क्या नहीं किया नहीं जानना चाहता। अब आप किसानों के लिए आगे क्या करने वाले हैं? 3 कृषि कानूनों को लेकर इस बात पर उनकी गरारी फंसी हुई है, इस बात पर वो समय सीधे सीधे आपसे जवाब जानना चाहते हैं। किसानों के लिए सब कुछ किया है। उत्तर प्रदेश का बजट ही किसानों के लिए है। हमने सिंचाई की सारी परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया है। हमने बाढ़ सागर परियोजना भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी जी ने दिया। हमने
हमने सरजू नहर परियोजना पूरा किया, हमने गंग नहर परियोजना को भी पूरा करने के लिए इस बजट में पैसा दिया, हमने किसान सम्मान निधि दी है, हमने किसानों को फ्री पानी देने के लिए एक एक करके सर, एक एक करके प्लीज आप दोनों से मेरी दरख्वास्त है, एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की डिबेट का डेकोरम प्लीज क्या आप मेंटेन कर सकते हैं, सभी व्यक्ति की तरह बात कर सकते हैं प्लीज। आप दोनों से मोहम्मद अब्बास और समीर सिंह आप दोनों से मेरी दरख्वास्त है। ठीक है, ठीक है, सुरेंद्र राजपूत के पास जाते हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ये जनता देख रही है, जनता देख रही है और इस समय तो किसान सबसे ज्यादा देख रहे हैं। किसान पिछले लगभग 3 महीनों से बैठे हुए हैं वहां पर दिल्ली की बॉर्डर्स पर और लगातार उनके आंदोलन चल रहे हैं। उनकी जो मांगे है उस पर आप लोग कोई समाधान लेकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। इस बात का सबसे पहले आपको 2022 से पहले जवाब देना पड़ेगा। सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आते हुए फिलहाल ये जो परिस्थितियां इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर है या फिर किसानों के बीच जो बनी हुई है, कहीं ना कहीं इस बात को एनकेश कराते हुए, इस बात को भुनाने की कोशिश करते हुए आप लोगों की पार्टी उन लोगों के बीच जाते हुए उनका दिल जीतने की कोशिश में। शिल्पा जी, हम तो किसानों के पक्ष में हमेशा से थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। आजादी के समय से आप शुरुआत अगर कीजिए तो सबसे पहला काम अगर कांग्रेस ने कोई किया था तो भाखड़ा नंगल डैम का किया था। दूसरा काम अगर कांग्रेस ने कोई किया था तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था ताकि किसानों को उचित दरों पर लोन मिल सके और महाजनों से वो मुक्त हो सके। उसके बाद जब आवश्यकता पड़ी तो कोऑपरेटिव बैंक्स की शुरुआत भी अगर किसी ने की थी किसानों के लोन के लिए तो वो कांग्रेस पार्टी ने की थी। उसके बाद हरित क्रांति अगर किसी ने की तो कांग्रेस पार्टी ने की। उसके बाद अगर दुग्ध क्रांति की तो भी कांग्रेस पार्टी ने की। और 2013 में सबसे बड़ा आज तक का इतिहास का बड़ा एक कानून जो बदला था हम लोगों ने, वो लैंड एक्विजिशन बिल का बदला था, भूमि अधिग्रहण का बिल बदला था। किसानों की जमीन को मार्केट रेट पर 4 गुना अगर किसी ने किया था तो वो भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने किया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी विरोध किया था, बाकी सब लोगों ने भी विरोध किया था और हमारे कुछ अपने लोगों ने भी विरोध किया था। आपको और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अरे भाई यार ये झूठे मक्कार लोग हैं। शिल्पा जी अगर ये चिक चिक करानी है तो मैं चुप हो जाता हूं। की पर्ची निकाल के पैकेट से फाड़ दी थी, झूठ मत। अरे आप बेवकूफ आदमियों की तरीके से क्यों बात कर रहे हैं? समीर सिंह आपको जो भी आपत्ति है, सर आपको जब मिलेगा, आपका जब टर्न आएगा तब बोलिएगा प्लीज। आपसे मेरी बार बार यही रिक्वेस्ट है, एक एक करके सर, ऐसे में किसी की भी बात समझ नहीं आ पाएगी। ये हर जगह पे बीच में बोलते रहते हैं। समीर सिंह आपसे एक बार फिर से मेरी दरख्वास्त है सर ऐसे में डाकुओं की पार्टी के किसानों को मुआवजा देने का काम नहीं किया है। ये शिल्पा अगर ऐसी बहस है नहीं, एक सेकंड समीर जी प्लीज, आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बुलवा लीजिए। एक बार बात को पूरा होने दीजिए, बात को पूरा होने दीजिए, उसके बाद आपको जो कहना होगा आपको पूरा समय दिया जाएगा। आतंक बचाने का रहा हो, आप हमेशा किसानों के सवाल पे धोखा दिए हो देश को। आपने कभी कोई काम नहीं किया किसानों की भलाई के लिए। अभिमानी लोग हैं भाई। शिल्पा मैं हट रहा हूँ, समीर जी बहस करा लीजिए। कांग्रेस के पक्ष का भी ठीक है, समीर जी का वॉल्यूम डाउन किया जाए प्लीज। सुरेंद्र राजपूत अपनी बात कंप्लीट कीजिए जल्दी से। और प्लीज मेरी आपसे, आप सभी मेहमानों से एक बार फिर से यही रिक्वेस्ट है कि जब जिसका टर्न आए तभी प्लीज बोलिया कीजिए, क्योंकि ऐसे में किसी की भी बात समझ में नहीं आ पाती है। आपका जो पक्ष है अगर जनता तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो फिर क्या फायदा ऐसी चर्चा का। सुरेंद्र राजपूत आपके पास आते हुए मैं यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं शिल्पा जी कि जब हम किसानों के पक्ष की बात कर रहे हैं, कोई बात कर तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बीच में सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि उनकी चोरी पकड़ी जा रही है। आज की डेट में डीजल 820% अगर किसी ने महंगा किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज की डेट में 50 किलो यूरिया को 45 किलो 5 किलो की चोरी की डाका किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज की डेट में यूरिया से डीएपी से अगर सब्सिडी खत्म की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। वो कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर किसान पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। पर एकड़ जो है इन्होंने 23,000 रुपए किसान की लागत बढ़वा दी और कह रहे हैं कि 6,000 रुपए दे रहे हैं। किसान के सहारे, भगवान के सहारे क्या आप लोगों की इतनी शक्ति मिल जाएगी? मैं भी बता
मैं बताता हूँ, मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अब गलती पे गलती कर रही है शिल्पा जी। एक तो भारतीय जनता पार्टी किसानों से इन्होंने दुश्मनी ले ली, आज ये कह रहे हैं कि चंद किसान हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम उत्तर प्रदेश की लीडरशिप लगी है, गांव में नहीं घुस पा रही है। वो आपके सामने उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं बिल्कुल आंखें खोल दी है, आज मोदी जी से भी और योगी जी से भी। हाँ। दूसरा, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस ने जिस तरीके से महंगाई बढ़ाई है वो आपके सबके सामने है। उसका अगर प्रत्यक्ष कोई सही तरीके से काम कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी काम कर सकती है। अच्छा, जिस तरीके से झूठ बोला इन लोगों ने, छल किया, प्रपंच किया, डीएपी में, यूरिया में, किसानों की दवाई में, किसानों के फार्मिंग इक्विपमेंट्स में 18% टैक्स लगाने का, उसको निश्चित तौर पर हम दोबारा से बदलेंगे। ये हमारा ब्लूप्रिंट है। रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार देने का, जिस तरीके से रेल, तेल, सेवा, पूरा देश इन्होंने बेस डाला। हम सार्वजनिक उपक्रमों को मजबूत करने का काम करेंगे, लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। कांग्रेस का ब्लूप्रिंट आपने रख दिया है। चलिए ठीक है, अब जरा मैं समीर सिंह के पास जाना चाहूंगी। समीर जी, अब आप बोलिए। और यही मैं आप सभी मेहमानों से बार बार इसलिए दरख्वास्त करती हूं ताकि आप लोगों का पक्ष कम से कम जिन लोगों के लिए आप बोल रहे हैं उन लोगों तक पहुंच तो सके। समीर जी, अब जरा आप बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की पूरी तैयारी, समाजवादी पार्टी का दावा है कि वो भी पूरी तरह से तैयार है। आखिरकार उस सिंहासन पर काबिज होने के लिए हर कोई एड़ी चोटी का जोर लगाता नजर आ रहा है, लेकिन आप लोग क्या इतने कॉन्फिडेंट, या कॉन्फिडेंस कहूं या फिर ओवर कॉन्फिडेंस कहूं, कहीं ऐसा ना हो यही कॉन्फिडेंस आपको ले डूबे? जी, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखो, सुरेंद्र राजपूत बैठ के झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। ये झूठ की खेती करते हैं और इनके नेता भी झूठ की खेती करते हैं। किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। 2013 में यूपीए की सरकार थी, हुड्डा की कमेटी ने रिपोर्ट दिया था। नहीं, मैं तथ्य बता रहा हूं। 2013 की रिपोर्ट में हुड्डा की 4 मुख्यमंत्रियों की कमेटी ने कहा था कि किसानों को बाजार मिलना चाहिए। ये झूठ बोलते हैं कि साहब हमने कुछ कहा ही नहीं था। इनसे पूछिए उत्तर प्रदेश के अंदर ये कहां खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में ये हाशिए पर, अभी बाई इलेक्शन 7 विधानसभाओं का उत्तर प्रदेश में हुआ था, कांग्रेस की जमानतें जब्त हो गई। राहुल और प्रियंका झूठ बोलते हैं, वही सुरेंद्र राजपूत भी बोलते हैं। किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2014 में किया, 2013 में नहीं हुआ था। इन्होंने तो किसानों का शोषण किया। इनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा, जो इनके जीजा हैं, तथा कथित प्रियंका वाड्रा, ठीक है, बिल्कुल जवाब देंगे। हरियाणा के अंदर किसानों सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। हमले करेंगे, किसानों की जमीनें कब्जा कर ली। दो तीन बातें करने का काम बातें। ठीक है समीर जी, अब सुन लीजिए, आवाज डाउन कीजिए भाई। मैं हथियाने का काम करते हैं, ये किसानों को मारने का काम। अच्छा ठीक है, आप सुन तो लीजिए। चाइना से चंदा ये लेते हैं। आपने जो रॉबर्ट वाड्रा तक आरोप लगा दिए, अब जरा सुन तो लीजिए। पाकिस्तान के अंदर सुरेंद्र जी प्लीज आप बोलिए। भाजपा से इनके नेता मिलते हैं, इनकी आवाज डाउन करिए, नहीं तो फिर वही बात है। असल बात हो समीर जी मैं बार बार आपसे और कितनी बार आपसे दरख्वास्त करूं, चाइना के चंदे का जवाब समीर जी आपके भाषण का मंच नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा के जमीन कब्जाने का हिसाब भी देना पड़ेगा। आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये आपके भाषण का मंच नहीं है सर, डिबेट ऐसे नहीं चलती है। अगर आप कुछ आरोप लगा रहे हैं तो उस पर जरा सुनने का भी मादा रखिए। नहीं, आप सिर्फ बोलते ही जाएंगे, ऐसे नहीं चल पाएगा। ठीक है, हाँ तो वो बोल रहे हैं, सुनिए तो सही कम से कम। सुनिए सुरेंद्र जी, आवाज बंद करवाइए। सुन रहे हैं वो, बोलिए सर। देखिए 3 बातें मैं आपसे, तुम्हारा चैनल नहीं है भाई सुरेंद्र राजपूत, ये कांग्रेस का मुखपत्र नहीं है सुरेंद्र राजपूत। समीर जी प्लीज एक सेकंड, आप चुप रहकर सुन सकते हैं। मुखपत्र नहीं है, एक सेकंड, जनतंत्र चैनल है और यहाँ सबको अपनी बातें कहने का अधिकार है। ये आपका मुखपत्र नहीं है कि आप आवाज बंद करा दोगे। तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की औकात नहीं है कि भारतीय जनता समीर जी भाषा पर जरा नियंत्रण, भाषा पर जरा नियंत्रण, भाषा पर जरा नियंत्रण। आप जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किन लोगों के लिए कर रहे हैं, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आनंद जी भी है। आनंद जी, 17 में जो हार हासिल हुई कांग्रेस को, क्या अब 22 में प्रियंका गांधी बेड़ा पार लगा पाएंगी कांग्रेस का? और फेंकू को
जवाब देना और तड़ीपार को जवाब देना बहुत आवश्यक है। शिल्पा, ये बात सही नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये जो तड़ीपार की पार्टी का गुंडा बैठा हुआ है, स्थानीय और पूरी तरीके से जो अपराधियों के और समीर सिंह राहुल गांधी प्रियंका गांधी के बारे में अगर बात करें तो कम से कम भाषा की मर्यादा का तो ध्यान रखें। दुनिया को पता है, देश सुन रहा है, देश की जनता सुन रही है। आपकी स्टैंडर्ड कैसे पता लगता है? जिस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं, आपकी परवरिश का पता लगता है, आपके स्टैंडर्ड का पता लगता है, आपकी सोच का पता लगता है। पूरी पार्टी अपराधियों की आनंद जी, आपके पास आते हुए जल्दी से सर, आपका फाइनल कमेंट, आपका फाइनल कमेंट। अहमक लोगों की पार्टी है, पागल लोगों की पार्टी है। पीसीआर, समीर जी का वॉल्यूम डाउन किए, अपनी हैसियत, समीर जी का वॉल्यूम डाउन कीजिए। सुरेंद्र जी, आपसे भी दरख्वास्त है, प्लीज प्लीज सर, प्लीज। आनंद जी के पास जाते हुए, आनंद जी, 17 में कांग्रेस को जबरदस्त हार हासिल हुई, लेकिन अब 22 में प्रियंका गांधी की ये कोशिश है, कितना रंग ला पाएंगी? आनंद जी, ठीक है, सुरेंद्र जी और समीर जी दोनों का वॉल्यूम डाउन कीजिए प्लीज। आनंद जी जल्दी से। देखिए आप जल्दी से, मैं इसका बता दे रहा हूं, क्योंकि आप मुझसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं बहुत स्पेसिफिक, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की आप दवा का इलाज पूछ रही हैं। हाँ। क्योंकि बहुत स्पेसिफिक सा है, कई लोगों को ये लग सकता है। मेरे हिसाब से इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि जहां तक रॉबर्ट वाड्रा की बात है, वो इतनी पुरानी दवा हो चुकी है कि उसको इतना पीटा जा चुका है कि अब उससे कोई बहुत आम आदमी को फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उससे जो भी कांग्रेस का नुकसान फायदा जो भी होना था वो हो चुका है। अब वो आप बार बार रॉबर्ट वाड्रा कहते रहेंगे तो उससे मुझे लगता है वोट की दृष्टि से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन जहां तक आप प्रियंका गांधी के रोड मैप की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से 4 नए प्लेयर आ रहे हैं जिनको आपको प्रियंका गांधी को या कांग्रेस पार्टी को उनको मैनेज करना होगा। पहले चंद्रशेखर भीम आर्मी वाले आए हैं। अब वो देखिए, इस समय मायावती जी बिल्कुल हाशिए पे हैं, ठीक है, और वो चंद्रशेखर से अनकंफर्टेबल तो है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक, उनको कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जी को हम लार्जर की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, एक आम आदमी पार्टी अभी जैसे गुजरात में भी हुआ बहुत उत्साहित है। आम आदमी पार्टी आने से उसके भी वही वोटर हैं जो कांग्रेस के प्राइमरी वोटर थे। लोगों को लग रहा है कि भाई हम इनको नहीं देना चाहते, इनको नहीं देना चाहते, तो उसको एक ऑल्टरनेटिव मिल रहा है। तीसरा, उसके लिए मेरे हिसाब से जयंत चौधरी जो हैं वो फिर से एक नई ऊर्जा के साथ वापस आए हैं, और लेकिन जयंत ने जैसा कहा है कि वो सपा के साथ जाके चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मैनेजमेंट शायद अब जो बैकरूम पॉलिटिक्स होती है उसमें भी थोड़ा कांग्रेस को और प्रियंका गांधी को ध्यान देना होगा अगर 2022 में। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आनंद जी, सुरेंद्र राजपूत, आपका फाइनल कमेंट। कांग्रेस की तैयारियां किस हद तक रंग ला पाएगी, उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस हद तक बदल पाएगी? जिस तरीके से शिल्पा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बदतमीजियां की हैं, राहुल गांधी जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, इनके इस्तेमाल का आपने न तो प्रतिकार किया, न ही आपने उनकी आवाज डाउन की। प्रतिकार किया मैंने, बिल्कुल प्रतिकार किया मैंने, आपको मैं मेरी बकायदा रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी सर। और दूसरी बात, अब चुप रह करके सुनिए शिल्पा जी, बोलिए। जिस तरीके से अगर हम इनको कहें कि इनके प्रधानमंत्री फेंकू हैं, इनके तो प्रधानमंत्री आपने और समीर सिंह में फिर फर्क क्या रह जाएगा? सुरेंद्र राजपूत, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आप जो सवाल उठा रहे हैं, अगर आप उसी अंदाज में जवाब देंगे तो आप दोनों के बीच में फर्क क्या रह जाएगा? इनके मुख्यमंत्री के ऊपर और इनके उप मुख्यमंत्री के ऊपर, तो कैसा लगेगा? अगर एक सेकंड, देश के प्रधानमंत्री पद की भी अगर आप गरिमा का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आप राहुल गांधी प्रियंका गांधी पर उठाए गए सवालों पर कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं? इसका स्तर है तो गलती, एक सेकंड सर, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। समीर सिंह ने अगर गलती की तो आपने भी तो देश के प्रधानमंत्री के लिए फेंकू जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। क्या आपको ऐसे करना चाहिए था? क्या आप अपनी इस बात को जस्टिफाई करेंगे? तड़ीपार भी कहूंगा और अपराधी भी कहूंगा, गुंडा भी। तो अगर वो राहुल गांधी को बोलेंगे, अगर एक सेकंड सर, राहुल गांधी प्रियंका गांधी को लेकर अगर वो आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप लोगों का आपत्ति क्यों? नहीं, अगर पहले किसने किया? आपके पास, आपके मुंह में दही जम गई थी जब वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए सर, आप लोगों की चीखम चिल्ली में शायद आपको मेरी आवाज सुनाई न दी हो, लेकिन मैंने बार बार समीर सिंह को टोका, बार बार उन्हें भाषा का मर्यादा का ध्यान रखने के लिए कहा था। आपको शायद चीखम चिल्ली में आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दी थी, लेकिन मैंने उसी समय टोका था, उन्हें भी टोका था, मैंने आपको भी टोका था। मान मर्यादा का ध्यान सर, अगर आप चाहते हैं कि समीर सिंह रखे तो आपको भी रखना होगा। इस्तेमाल किया। समीर सिंह के लिए भी वही बात लागू होती है, सुरेंद्र राजपूत के लिए भी वही बात लागू होती है। भाषा का मर्यादा का ध्यान हर एक व्यक्ति को जब हम ऐसे किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर होता है तो रखना होता है। चलिए, ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। तो फिलहाल तो
2022 की राजनीति, 2022 का जो सिंहासन है वो किस पार्टी को मिलेगा, किस पार्टी को नहीं मिलेगा, ये तो सीधे तौर पर जनता के हाथ में है। लेकिन दावा हर एक पार्टी की तरफ से ठोका जा रहा है, एक दूसरे को गलत ठहराया जा रहा है। अब ये जनता को तय करना होगा, अपने विवेक से काम लेना होगा, कौन सच कह रहा है, कौन महज सियासत के खेल में उन लोगों को, भोले भाले मासूमों को, किसानों को उलझाने का काम कर रहा है। चलिए इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।